औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हमारे मेहमानाने ख़ुसूसी खास तौर पर डॉक्टर शैलजा मैडम अभी रास्ते में आ रहे हैं। फिर हमारे डॉक्टर रविंद्रनाथ सूरी सर, डॉक्टर रोहित सर और मोहम्मद रुमानुद्दीन सर और फिर हाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्राइम स्कूल में आप लोगों का इस कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है। आए दिन असल में हम कुछ न कुछ सोसाइटल पर्सपेक्टिव में हमारे स्कूल में सोचते रहते हैं और आए दिन समाज को लेकर, चाहे वो लड़कियों को हो या फिर लड़कों को हो या फिर अवामुन नास के लिए हो, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा काम करें जिसमें जो है ना लोगों के दरमियान में किसी भी हैसियत में वो खिदमत के तौर पर पेश हो जाए। और उसी हैसियत में हमारी गुफ्तगू असल में हुई थी हमारे रविंद्रनाथ सूरी सर के साथ। यस प्लीज सर, आप रिसीव कर लीजिए। हमारे रविंद्रनाथ सूरी सर इंदौर कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर है और आपने फिर हमारे साथ राब्ता किया। उन्होंने कहा कि कैंसर अवेयरनेस को लेकर हम काम करेंगे, खासतौर पर विमेन में। ठीक है, उनकी अपनी एक स्टडी है और उनके अपना एक बड़ा एक टीम है और वो लोग 12 अलग अलग मुकामात पे कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते रहते हैं। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर और ये करेंगे और हुआ तो अपने ही स्कूल में करेंगे, अपने ही मोहल्ले के या फिर अपने पेरेंट्स वगैरह के वास्ते करेंगे। इस हैसियत में जो है ना फिर जब गुफ्तगू हुई तो फिर हमारे और दोस्त अहबाब है, यूनुस साहब है, हमारे AISSC काउंसिल के अफराद। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? प्लीज हैव योर सीट। फिर हमारे दोस्त अहबाब है ऑल इंडिया सज्जादा नशी काउंसिल के अफराद, हमारी अच्छी दोस्ती है। उन्होंने भी गुजारिश की कि आप जो है रविंद्र सूरी साहब के साथ करके ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद करें। इस हैसियत में फिर मैं और रुमान सर गए और उनसे राब्ता किया और हमने फैसला किया कि रमजान से पहले अवेयरनेस प्रोग्राम इंशाल्लाह यहाँ पर कर देंगे। तो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली, उसका लुबा यही है कि ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, खासतौर पे खवातीन में, गर्ल्स में, उसका अवेयरनेस और वैक्सीनेशन। तो हमारी जो हॉस्पिटल में जब आते हैं कैंसर पेशेंट, वो चौथी स्टेज पे आ रहे हैं, चौथी स्टेज पे पेश होते हैं। तो चौथी स्टेज पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब कैंसर ऐसी बीमारी है, अगर उसे पहले ही पहली स्टेज पे उसे पहचाने, उसका डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें तो 100% 100% का सक्सेसफुल रेट है। अगर दूसरी स्टेज पे भी थोड़ा सा कम 70-80 लोग पूरे ट्रीट हो जाएंगे, लेकिन और तीसरी और चौथी स्टेजों पे जब पेश होते हैं तो उनको बचाना बस ऊपर वाले की हाथ में है। ट्रीटमेंट तो करते रहेंगे, लेकिन उनको वो पूरा किस हद तक हम कामयाब होंगे उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते। तो इसलिए कैंसर पहले ही स्टेज पे इसे पहचानना जरूरी है और पहचान के उसे ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अपने हिंदुस्तान में ख्वातीन शर्मा के किसी को बोलते नहीं है। जब बच्चेदानी का कैंसर होती है तो उसे कपड़ा होता है, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा होते रहता है, तो उसे किसी को बताते नहीं और बाहर ले जाके वो बीमारी को दवाखाने में जाते नहीं है। वो ऐसी बीमारी रख लेके जो है वो चौथी स्टेज पे आ गई तो वो पूरे हमारे को भी दुख होगा और उनके जो परिवार को भी दुख होगा। तो इसीलिए हम ये जहां हमारे को हो सके तो वहां तक हम पहले ही बच्चेदानी का एक टेस्ट करते हैं, पैप स्मीयर करके। वो पैप स्मीयर से पहले ही कैंसर आने के पहले ही उसका पता चल जाता। तो और ये जो छाती का टेस्ट, छाती का जो कैंसर है उसके लिए मैमोग्राफी करते हैं।
मैमोग्राफी से पूरा पता चल जाता है। तो इसलिए हम जागो जाग जाके हमारा एक बड़ा बस रहता है, उसमें पूरे उसमें सहूलतें रहते हैं। उसमें एक्सरे की सहूलत है और पैप स्मीयर की भी सहूलत है और ये मैमोग्राफी की भी सहूलत है। हम यहाँ पर भी करे थे, ये एरिया में भी करे थे, उसका इस्तेमाल कर लीजिए और आप कैंसर की शिकायत ना हो। हमारी आपसे गुजारिश है, हमारा इस्तेमाल कर लीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैडम साहबा अभी आए हैं, उन्होंने आपका पूरे उनका तकरीब होगा, उनके बाद आपका जो सवालात हैं आप सब सवालात भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अवेयरनेस के में आप लोगों को जिनको चीजें मालूम है और जो चीजें नहीं मालूम है और उसकी तशखीस को लेकर आपके सामने कुछ अच्छे अल्फाज पेश करने वाले हैं। सबको आदाब। सबसे पहले मैं सूरी सर और लुकमान सर का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया है। मेरा नाम डॉक्टर शैलजा है। शैलजा हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट हूँ और आज का जो प्रोग्राम है कैंसर अवेयरनेस, मैं जब भी पहले प्रोग्राम्स में जाती थी अवेयरनेस में, हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट मुझे क्लियरली बताते थे कि कैंसर शब्द ज्यादा यूज मत करिए क्योंकि सब लोग डर जाते हैं। वही बात मैं बार बार बोलूंगी तो उस डर के मारे ही आधे लोग दिखाने नहीं आएंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम ही कैंसर अवेयरनेस है। तो 3 चीजें, जानकारी लेना, जांच करवाना, टीका लगाना, ये 3 चीजों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, प्लीज आधे से ज्यादा लोगों को वो होगा, मुझे है बोलकर घर जाकर डरिए मत। कुछ भी है तो आपको जांच करवाना है, उसके लिए ही मैं वो सारे शब्द आपको आज बताने वाली हूँ। तो पहले जानकारी। इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर औरतों में ब्रेस्ट है और सर्वाइकल कैंसर है। ब्रेस्ट का कैंसर और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। और ये दोनों कैंसर्स के जो टेस्ट है, जैसे सूरी सर ने अभी मेंशन किया, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन है, कॉल्पोस्कोपी है, पैप स्मीयर है, ये सब हो जाते हैं। इनसे पहले भी आप खुद पता कर सकते हैं। पहली चीज, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, लेकिन सब औरतों को शीशे के सामने खड़े होकर अपने उंगलियों के ये हिस्सों से सेल्फ ब्रेस्ट को छूकर कोई भी आपको कोई दाने की तरह पता चल रहा है, कोई गुठली की तरह पता चल रहा है, या फिर आपको ब्रेस्ट से पानी आ रहा है, कोई पीप आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये पता चला तो आपको डॉक्टर के पास जाकर ब्रेस्ट का स्कैन, मैमोग्राफी कराना है। तो पहली चीज आप घर में कर सकते हो, वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। गुठली मिला, कुछ भी मिला, ये देखते ही आपको डरना नहीं है। पहले टेस्ट करेंगे, वो कौन सा है, फाइब्रो एडिनोमा बोलकर भी एक गुठली की तरह चीज है जो बहुत कॉमन है, वो मिला तो भी सब लोग डर जाते हैं। तो पहली चीज, घर पे अगर कुछ पता चला आपको डॉक्टर के पास जाना है, मैमोग्राम कराना है, उसके हिसाब से इलाज हो जाएगा। हमारे पास इंदौर कैंसर के डॉक्टर्स हैं जो इस प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार है। सारे दुनिया में ऑन्कोलॉजिस्ट ने इतना काम किया है कि आज ब्रेस्ट कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट है। किसी को कुछ, जी बोलिए। कौन सी दवा? हाँ, जो अभी डॉक्टर्स हैं वो इंदौर कैंसर हॉस्पिटल से आए हैं आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए, लेकिन आपको ये जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के टेस्ट है, स्कैनिंग है, वो सब आपको हर डॉक्टर करेगा। आपको लोकल में दिखाना है, अगर वो स्टेज बहुत ज्यादा है तो आप कैंसर के डॉक्टर्स के पास जाओगे, अगर छोटे छोटे गुठलियां हैं वो जल्दी ट्रीटमेंट में हो जाएगा। लेकिन तो पहला चीज है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। दूसरा, जो आपको कैंसर के डर को भगाने के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगा, वो ये है कि जांच करवाइए। सफेद कपड़ा हो रहा है, अगर सफेद कपड़े में बहुत ज्यादा बदबू है, मिलते वक्त कोई तकलीफ हो रहा है, मिलने के बाद खून आ रहा है, मिलने के बाद दर्द ज्यादा हो रहा है, लाल कपड़ा बार बार हो रहा है, महीने के बीच में धब्बा धब्बा दिख रहा है, ऐसे अगर कुछ भी अगर आपने महसूस किया
तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। विजुअल एग्जामिनेशन, एक नीचे से इंस्ट्रूमेंट डालकर बच्चेदानी का मुंह चेक किया जाएगा। वहां पे अगर उनको कोई चेंजेस दिखे, पैप स्मीयर किया जाएगा, कॉल्पोस्कोपी किया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है। और जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना ही बेहतर ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हुए, जैसे किसी खवातीन का महीना रुक गया, महीना 2-3 साल हो गया रुक गया, उसके बाद कपड़ा हुआ, अरे मैं किसी को बताऊंगी तो पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे, उसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलकर बोलते हैं। तो ये वाले चीजों को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो पहले आपको डॉक्टर नीचे से चेक करेंगे, उसके बाद उसके संबंधित टेस्ट करेंगे। आपको निजामाबाद में सारे गायनेकोलॉजिस्ट पैप स्मीयर करेंगे, जरूरत पड़े तो कॉल्पोस्कोपी, नहीं तो एक टुकड़ा निकाल के उसका टेस्ट करेंगे। उसके बाद उसका अगर सच्ची में कैंसर निकला तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जांच करवाना जरूरी है। जानकारी ये कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हुआ आपको डॉक्टर के पास जाना है, जांच करवाना है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। और इन सब से भी पहले अभी जो सर्वाइकल कैंसर का मेन एजेंडा चल रहा है वो है HPV वैक्सीनेशन, टीका लगवाना। टीका सारे बच्चों को लगवाया जा रहा है। 12 साल से लेकर 26 साल के औरतों तक, लड़का और लड़की दोनों को टीका देने वाले हैं। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का वैक्सीन अभी मार्च में आएगा बोलकर बोला जा रहा है। अगर गवर्नमेंट का वैक्सीन आएगा तो वो फ्री होगा, उसके 3 डोसेस होंगे। वो डोसेस लेने की वजह से हम बच्चों से, उम्र के से ही हम सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं। अगर हम 10 बच्चों में से 9 बच्चों को भी वैक्सीन दे दिए तो आगे के सालों में हमें सर्वाइकल कैंसर किसी में दिखेगा ही नहीं। तो वैक्सीनेशन, टीका लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब ये तो हो गया, हम बच्चों में कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो बड़े हो चुके हैं, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गया है, जिनको प्रॉब्लम हो गया उनको वैक्सीन से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर 26 साल से उम्र ज्यादा है उनको भी आपके डॉक्टर के हिसाब से अगर वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन अभी मेन एजेंडा है कि हम वैक्सीन सब बच्चों को दे, सब बच्चों को देकर, लड़का लड़की दोनों को देकर आगे की दौर में सर्वाइकल कैंसर का नाम ही सुनाई नहीं देना है। उसका एजेंडा गवर्नमेंट में लगा के सर्वावैक बोलकर वैक्सीन रिलीज कर रहे हैं। मार्च में रिलीज होगा, 3 डोसेस होंगे, सारे स्कूल्स में दिया जाएगा। आपको लुकमान सर सब अरेंज करवा देंगे, यहीं पे सबको वैक्सीन मिल जाएगा। तो टीका लगवाना जरूरी है। तो मेरे साथ सब लोग एक साथ बोलिए कि हम सब, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जांच करवाएंगे, सभी बच्चों को टीका लगवाएंगे। तो आप ये करोगे तो हम सारे जो सर्च का एजेंडा है आज की, सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस हो, ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस हो, वो हम पूरी तरीके से कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया है। 2 हम डॉक्टर्स हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आप जल्दी अप्रोच कर सकते हैं, उसके साथ आप अपने प्रॉब्लम्स भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। I'm Dr. Rohit, radiation oncologist from Indore Cancer Hospital. Actually, मैं बात करने से पहले 2 दिन पहले I received a patient. She is a 32-year-old female. She has she is on हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा नेक्स्ट तो बोल दो। I received a patient of 32-year-old. She is on her 3rd pregnancy, 7 weeks. Gynecologist referred that case because patient has सर्वाइकल मास, बच्चे दाने मुंह के पास एक 7 सेंटीमीटर का गड्ढा है बोल के हमारे पास भिजा दिए। 7 वीक्स का प्रेग्नेंट है पेशेंट। बीच में पेशेंट को अबॉर्शन भी हुआ। पेशेंट को देखने के बाद सर्वाइकल कैंसर का फीचर्स है पेशेंट के ऊपर। जब पेशेंट को बात करने के बाद पेशेंट डिसाइड किया कि मेरे को फैमिली से बात करके मैं डिसाइड ले लूंगा बोल के बताया पेशेंट।
अभी मगर देखने के बाद पता चल रहा है कि वो कैंसर का फीचर्स भी है। मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूँ कि अभी 32-year-old female, she developed the features of cervical cancer, not yet confirmed, but the cervical cancer incidence has increased. I mean, cancer burden has overall increased in our society from day to day. Okay, this indicates actually Hindi. You will be fine. Okay, okay. This indicates in early stages also because of the lifestyle modification and modernization of our culture and the habits. Maybe it will be the habits. Okay, these causing exposure to the HPV. Okay, which is a human papilloma virus, which is sexually transmitted virus. Okay, uh, HPV infection. After getting infected with HPV, it doesn't cause cancer immediately. It will take almost a decade of time, almost 10 years. उसके बाद कैंसर डेवलप होगा। उस बीच में in that meantime we can detect the early cancers, as sir and ma'am mentioned, with a simple pap smear. As early as 21 years, everyone should undergo, even normal, with or without any signs and symptoms. Everyone should undergo pap smear. That if any early features have been detected, we can treat the patient with minimal surgeries, minimal invasive surgeries, and we can avoid long duration of course of radiation treatment, chemotherapy treatment. And coming to vaccination, mostly you are teenage girls, this is school teenage girls, you are all fit for HPV vaccination. You can get maximum potent of it. Okay, from HPV vaccination will be started from 12 years of age to 21. Okay, from 12 years to 14 years, 2 doses will be sufficient. From 15 to 21 years, 3 doses will be sufficient. उसके बाद ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है वैक्सीनेशन के ऊपर। कुछ बोलते कि आफ्टर 21 years, some of physicians and doctors are telling that you can benefit some potent of the vaccine, but full potent will not be getting after the vaccination. But full potent of the vaccination will be developing from 12 years to 12 years to 21 years, which is Hindi. I'm very discomfort. You just tell in English. English, that is fine. Right? Okay, okay. Please excuse me, I can't speak in Hindi that much properly. So, to avail the maximum potent of the vaccine, as early as 12 years, you should be getting vaccinated. And ma'am also mentioned that even central government has been planning to incorporate in a national vaccination program. And coming to breast cancers, cervical cancer and breast cancer are the major burden in the women in India right now. Not only in India, all over the country. In coming to breast cancer, as early as 25 years, mammogram can be advised if patient has family history of breast cancer, and in few cases breast lesion will be very small, axillary mass will be developing in very large. ब्रेस्ट में साइज छोटा रहेगा, एक्जिला में ज्यादा साइज मिलेगा। वो सोचता कि पेशेंट सोचता कि एक्जिला का इन्फेक्शन होगा, ब्रेस्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोल के ऐसा सोचता है, मगर ऐसा सोचता नहीं। कुछ भी कभी भी ब्रेस्ट में या एक्जिला में कुछ भी गड्ढे जैसा दिखे तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल को जाना, डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखाना। एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन विच मैम elaborated regarding it. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप भी नहीं, आप जो सीखे, आपके पास सोशल मीडिया है, एक्सेस है, इंटरनेट का एक्सेस है, आप देख के फैमिली वालों को भी एजुकेट करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो गूगल करके पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मगर आपको परिवार को, फैमिली मेंबर्स को जो उनको सर्च करने में दिक्कत हुआ, उनको एजुकेट करना, उनको इंकरेज करना स्क्रीनिंग करने के लिए। ओके, एंड कभी भी किसी तरह का डाउट्स या कुछ एग्जामिनेशन के वास्ते इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ जांचना है बोले तो आप इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में मैं अवेलेबल रहा हूँ। जो मैडम बोल रहे थे टीका, ठीक है, मार्च से अभी गवर्नमेंट को देने वाली है,
12 साल से लेके टीनेज गर्ल्स को एज फैक्टर से वहां से आपको टीका देना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो सर बोल रहे थे वो ये है कि अगर सपोज वायरस से कैंसर होना है, एचपीवी वायरस से कैंसर होता है, ठीक है, तो वो अब अगर इंफेक्शन होगा तो कैंसर डेवलप होने को 10 साल लगेंगे, ठीक है। तो जब कैंसर के सिम्टम आएंगे, चाहे वो गड्ढा हो, जैसा कि मैडम बोल रहे थे, कपड़ा हो वगैरह जो भी होते, सिम्टम के वक्त अगर आप जाके बताएंगे तो आपको क्या होगा, सिम्टम में कोई ना कोई स्टेज पे आपको मालूम कर लेंगे। सिम्टम से पहले अगर आपको मालूम करना है तो और भी अच्छा होगा। ये असल बुनियादी बात है। तीसरी बात जो सर बोल रहे थे, सपोज करो अगर टीका लगा लेते हैं, ठीक है, तो 90% पोटेंट यानी उस वायरस को फाइट करने को लेकर 90% एनर्जी हमारे बॉडी में रह जाती है, ठीक है। ये 3 अहम नुकात सर यहां बोल रहे थे। अभी तो काफी बातें मैडम ने भी कही है और कुछ बातें फिर सर के सामने भी आई। मेरे कुछ अल्फाज आपके सामने इजहार ख्याल करूंगा, फिर उसके बाद हमारी ये जो मीटिंग है इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। एक जो ख्याल हमारे नजदीक पाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास रिसेंटली एक पेशेंट आए थे, निर्बल से आए थे, मैं उनको मिलने को लेकर मना कर रहा था, वो बाज़ाब्ता इसरार करके मेरे पास आए। खातून है, बड़ी उम्र के हैं, उनको उनका पूरा हाथ ये पूरा सूज रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सूज गया है और वो कहीं हर जगह बता लिए, बहुत जगह बता लिए। फिर मेरे पास आए बहुत इसरार के बाद, मैं उनको सिंपल सवाल ये पूछा कि आपको असल में छाती में प्रॉब्लम है लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, वो फिर भी मना कर रहे हैं, नहीं है मेरे को, नहीं है। तो कहीं ना कहीं किस्म में एक किस्म का टैबू है, नहीं बोलना है, छाती का प्रॉब्लम है तो नहीं बोलना है, बताना नहीं है, पूछना नहीं है, ऐसा करके वो बोल रही नहीं और यहाँ वहां वो भटक रहे हैं। बहरहाल फिर यहाँ पर हमने उनको पूछा, उनको इसरार किया, उनके बाजन बैठा, फिर उनको मैं कन्विंस करा, तो फिर बोले, उनको फिर छाती में गड्ढा निकला। वही बात अभी सर बोल रहे थे, कभी कभार क्या होता, छाती में कोई गड्ढा नहीं रहता, बगल में रह जाता, ठीक है, हम समझते कि वो बगल में कोई फुंसी हो गई होगा वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत की, अहमियत की हामिल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बोला था, हम ये समझते हैं कि कैंसर अगर होता है तो फैमिली में होगा तो होगा, ठीक है, या फिर जीन्स होगा तो होगा, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है आज के जमाने में। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है। आज के जमाने में जो हमारे अतराफ में जितना भी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, घर के अंदर की जो हालात है और फिर हमारी खादगी, ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपके फैमिली में अगर जीन नहीं भी है फिर भी हो सकता है कि किसी न किसी को कैंसर हो जाए। ये बात आपके जहन में क्लियर है। दूसरी बात यह है कि अगर सपोज जिनको जीन है उनको कैंसर होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, यानी जीन्स रहने के बावजूद भी कैंसर नहीं होकर इंसान सर्वाइव हो सकता है। लेकिन अगर सपोज जीन्स है, सपोज करिए कि मेरे बॉडी में लंग्स कैंसर का जीन है, ठीक है, सपोज करिए कि मेरे बॉडी में लंग्स कैंसर का जीन है, लेकिन मेरे लाइफ में कभी भी लंग कैंसर नहीं होगा। होगा तब जब मेरे सांस में जो है ना अगर खराबियां हैं, तो अगर मैं स्मोक करता हूं या फिर पोल्यूशन है, वो केमिकल्स अंदर गए, वो जाके क्या करते हैं, वो जीन को जिंदा करते हैं, जिंदा करके कैंसर बाहर आता। यानी एक जीन्स होना जरूरी नहीं है, अगर जीन्स है भी तो कभी कभार कैंसर नहीं होगा। उसको उजागर करने, उसको छेड़छाड़ करने की चीजें हमारे अतराफ में रहते, हमारे अतराफ में रहते, हमारे पानी में रहते, हमारे हवा में रहते, केमिकल्स में रहते हैं, प्लास्टिक में रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं, खास तौर पर जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं, यानी खेती बाड़ी करने वाले लोग जो अपने केमिकल्स डालते हैं, वो केमिकल्स ऐसे काफी केमिकल्स हैं जिसका कंजप्शन की वजह से डायरेक्ट कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर सपोज करो कि एक ऐसा जीन रह गया है, वो कोई कैंसर नहीं कर रहा है, ये पेस्टिसाइड जाके उसको डिस्टर्ब करके उठाता उसको, बोलता कि मतलब अभी कैंसर होना है वहां पर, वो केमिकल चेंज लाता, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ये लफ्ज है म्यूटेशन, यानी अंदर कोई जीन है नहीं है, वो जीन बजाते खुद कैंसर करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी बाहर की केमिकल फिर बॉडी में चले आती है तो उसको डिस्टर्ब करता हो, उसको तोड़ता मरोड़ता और उससे जो है फिर म्यूटेशन होता और वो म्यूटेशन से फिर कैंसर होता। ऐसे पेस्टिसाइड्स है, ये पेस्टिसाइड्स हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी चीजें हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, ठीक है, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स को, उसको वॉश करना, फिर वॉश करने के बाद फ्रिज में रखना। कभी कभार क्या करते, पहले फ्रिज में रख देते, बाद में फिर वॉश करते, फिर फ्रिज में रखेंगे तो फिर वहां पर वो फैलेगा। ऐसे कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी असर नहीं करते वो, लेकिन लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में उसके असरात बहुत बुरी तरह से होते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स में से सबसे कॉमन केमिकल है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, यानी फैक्ट्रीज में से निकलने वाले जो केमिकल है, धुआं वगैरह है, पानी में जो बह जाता, कोई एक फैक्ट्री है पीछे, ठीक है, चाहे वो आइसक्रीम फैक्ट्री हो या फिर प्लास्टिक फैक्ट्री हो या फिर साड़ियों को कलर डालने वाली फैक्ट्री हो, हमको नहीं मालूम वो है लेकिन
हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन उसका पानी पूरा यहाँ बहता जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ऐसा कोई चीज है तो उसमें एक केमिकल है, उसको कहते हैं बिस्फिनॉल ए, BPA। ये केमिकल मालूम होना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन ये केमिकल ज्यादातर पाया कहां जाता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, रिसर्च ये बताती है कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, फूड स्टोरेज कंटेनर्स, यानी हम जो प्लास्टिक के डब्बे जिसमें खाना रखते हैं, ठीक है, ज्यादातर ऐसे कंटेनर्स में कैंड फूड लाइनिंग्स, यानी वो खाने के डब्बे जिसमें ऑलरेडी पैक्ड खाना आता है। ठीक है, ये तीसरी चीज खासतौर पर थर्मल पेपर रिसीट्स, बेबी फीडिंग बॉटल्स, यानी बच्चों को दूध पिलाने के बॉटल्स जो रहते हैं ना, ऐसे कई बॉटल्स हैं जो हो सकता है सस्ते मिलते हैं या फिर ऑफर में आ जाते हैं या फिर कंपनी उनकी सही नहीं रहती, वो प्लास्टिक्स में जो है इसमें खासतौर पर ये बिस्फिनॉल ए करके केमिकल पाया जाता, जिससे कैंसर को हम एक्सपोज हो सकते हैं। ठीक है, अब याद रहे ये केमिकल कैंसर करेगा नहीं, लेकिन अगर ये केमिकल को हम ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो अगर हमारे अंदर कोई कैंसर की जीन रहती है तो वापिस अभी वो जिंदा होगी, इसलिए हमको इससे एहतियात करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए खासतौर पर हमको जो याद रखना है वो रेडिएशन एक्सपोजर है। दो किस्म के रेडिएशन एक्सपोजर है। रेडिएशन से मुराद जो है ना, मशीन के अंदर जाके जो टेस्ट कराते हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन। बस इतना अच्छा, मशीन के अंदर जाके टेस्ट जो कराते वो है रेडिएशन। तो अगर ये नुकसानदाह है तो फिर क्यों टेस्ट कराते हैं? जब जरूरत है तभी टेस्ट कराना है। ठीक है, अगर ज्यादा एक्सपोजर होते हैं, बस ऐसे ही कुछ भी हो गया, नहीं मेरे को कराना चाहिए एक्सरे, मेरे को कराना सिटी स्कैन, डॉक्टर बोल दिए, ऐसा बोल दिए, मैं एक महीना पहले कराया से स्कैन बाकी है, नहीं फिर भी एक डॉक्टर बोल दिए, या फिर डॉक्टर नहीं बोल तो खुद को कराना है। ज्यादा अगर एक्सपोजर कर जाते हैं एक्सरे को, सिटी स्कैन को, तो वो रेडिएशन खुद जो है ना हमारे बॉडी के अंदर वो म्यूटेशन जो रहता है ना, जो केमिकल जो तोड़ मरोड़ता है ना खुद तौर पर, उसको मोड़ देगा। ये मुझे आपको याद करने की जरूरत है। दूसरा जो रेडिएशन का तरीका होता है, हमारे अतराफ में रेडिएशन टावर्स रहते हैं, मोबाइल टावर्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की टावर्स है, आजकल और भी दूसरे टावर्स आते जा रहे हैं। वो टावर्स अपने अतराफ में रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं। अब वैसा करते हैं तो फिर ये लगा रहे क्यों रेडिएशन टावर्स? रेडिएशन टावर्स तो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आपको मालूम है टेबल के ऊपर काम होना है तो गवर्नमेंट वो रेडिएशन टावर नहीं लगाएगी, टेबल के नीचे काम होना है तो फिर गवर्नमेंट जो है ना रेडिएशन टावर वैसे भी लगा देगी, थोड़े पैसे मिल जाते, लोगों के मुंह बंद करा देते और वो टावर लगा देते। ऐसा ही हमारे पास एक केस भी है असल में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, आसपास में अगर कोई मोबाइल टावर है उसके रेडिएशन, आप वहां पर 12 साल रहिए एग्जाम्पल, पूरा मुमकिन है ना कि एक कोई भी ऐसे अपराध जो है ना थर्ड फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उनके पीछे जो है ना बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे में एक रेडिएशन टावर, ऐसा हो सकता? मेरे ख्याल से निजामाबाद में 5-6 जगह पर ऐसा है। एक दूसरा, उनको नहीं मालूम कि उनके पीछे ही जो है ना कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक जल रहा है और वो रोज वही सांस ले रहे हैं। तीसरा, खुदा खास्ता उनके बॉडी में ऐसी कोई सोती हुई जीन थी, स्लीपिंग थी वो, लेकिन वो रेडिएशन, ये धुआं, अंदर की जीन, ये 3 मिलकर 12 साल के बाद उनको कैंसर आता। अब उन्हें बोलेंगे हमारे खानदान में कैंसर नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ये हमको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए वाटर कंटामिनेशन में खासतौर पर यानी पानी के चीजों में, पानी में ऐसे केमिकल पाई जाती है, उसे कहते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, PCBs। नाम से आपको कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये मिलता कहां पर है ये आपको सोचने की जरूरत है। सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल पुराने टीवी के या फिर रेडियो के या फिर ऐसे कोई चीजें, बटन वायर्स, ये पूरे के पूरे जमा कर दिए। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा, सर्दी का मौसम है, गर्म करना है तो क्या करते हैं, पुराने वायर निकालो, वो पुरानी टीवी का वहां पे एक प्लास्टिक का डब्बा है, उसके अंदर एक वायर है, उसमें एक मदरबोर्ड है, वो सब लाके हम जला देते। ठीक है, जला देते हैं, जला दिए बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ये PCBs रहते हैं, ये जो केमिकल बोला, वो जला दिए बाद में फिर हम पानी डाल देते हैं। ठीक है, पानी डाल दिए बाद में वो पानी बह जाता। पानी कहां बहता? हमारे आंगन में बहता, वही आंगन में झाड़ हो रहा है, कौन सा? सेम की फली का। ठीक है, ये केमिकल रूट के थ्रू फिर सेम की फली में जा सकता है, इसे कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। एम आई राइट? पॉप्स। यानी आप क्या भी करो, खाली अपने मिट्टी में रहते बसे वो अपने खाने में आ सकता है। ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पॉप्स। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा होता, क्या बोलते हो? हाँ होता, ऐसे ही होता, गफलत में होता, हम नहीं देखते हो, लेकिन यही वो तरीका होने का है। तो ऐसे कोई केमिकल्स है जो खास तौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बर्न कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, आंगन में कर रहे हैं, बारिश का पानी हो गया, आप नहीं करे होगा, आप जाके वहां फेंक दिए, कोई और आके उसको जला दिए, वो बारिश के पानी में आके मिट्टी में जाता, फिर मिट्टी से जाहिर से बारिश झाड़ों में आ जाता हो,
ठीक है। उसके अलावा जो है ना ओपन एरिया में म्युनिसिपल का जो वेस्ट होता है उसको अगर बर्न करते हैं तो ये पीसीपी ज्यादा पाए जाते हैं, उसकी वजह से हम एक्सपोज हो जाते हैं। वो एक्सपोजर की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती, मैं जैसा बोला कि अंदर का कोई जीन है तो उसको तोड़ मरोड़ करके म्यूटेशन होता और फिर कैंसर को हम एक्सपोज हो जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे नजदीक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक कैंसर को लेकर दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी हकीकत को मैं जानता हूं। क्या है वो? है कॉस्मेटिक्स। हम जो हमारे बालों को, चेहरों को जो चीजें लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कॉमनली लगाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रेयरली लगाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी को नहीं बोल के हल्लू छुपा के लगा लेते हैं। वो फितरत में है, जो मेरे भी फितरत में है, सबके फितरत में है, ठीक है। अरे वो लोग बोले के थे अभी तो किसको भी नहीं बोलेंगे, हल्लू लगा लेंगे करके लगा लेते। कंपल्सरी होता, ये इंसान की फितरत में है, वो कोई बड़ा सवाल ही नहीं है वो, ठीक है। और वो लगा लेते। उसमें जो है ना सबसे खास बात ये है कि उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं जिसे कहते हैं पैराबेन्स एंड थैलेट्स। ये केमिकल्स, अब वो केमिकल उसमें नहीं है बोल के आप पहले रिसर्च करेंगे उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आप वहां रिसर्च करने वाली अभी पब्लिक हो गई बोल के मालूम है कंपनीज को, ठीक है, तो वो भी जैसा छुपा सकते हैं, फिर किसी और तरीके से आ सकता है। बहरहाल ये कॉस्मेटिक का जो चक्कर है ना ये बहुत बर्बाद कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है। ऑन एन एवरेज ये माना जाता है 21 साल में अगर एक लड़की की शादी होती है, ठीक है, वो एक साल में 8 मरतबा ऐसा मेकअप कराती है जो उसके लिए जानलेवा है। ये एक एवरेज है। 8, मेरे ख्याल से 8 मरतबा तो मैं कम ही बोल रहा हूं, ठीक है। एक बात बता रहा हूं, एक जनरल बात बता रहा हूं, शायद आप लोग नहीं हो उसमें से, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूं। तो वो केमिकल जो वो लगा लेगी उसके ऊपर वो 4 घंटा रहेगी, ठीक है। उसके बाद वो ठीक ढंग से धोती है, थक के आ गया, बगैर धो के सो गए तो 12 घंटा रहेगा, फिर वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, अंदर चले जाएगा। छोटी उम्र है, वो 18 साल की उम्र में लगा दी और वो केमिकल जाके चेंज कर दिया, 32 साल की उम्र में कैंसर आ गया, सर बोले, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी मतलब मोटी मोटी बात समझ में आ गई। तो कॉस्मेटिक्स को लेकर आजकल बहुत है, मालूम है, वो शादी से पहले कराना, सीरम लगाना, वो विटामिन सी सीरम है, वो ऐसा सीरम है, ऐसी चीजें इतनी ज्यादा मार्केट में है, गोया कि मैं और आप जो है ना उसके हावी होते जा रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या रहता मालूम है? अरे उन्होंने लगाए और उनको अच्छा असर हुआ, उन कुछ नहीं हुआ ना, फिर उनको नहीं होना क्या इस बात का प्रूफ है कि आपको नहीं होगा? हो सकता है कि उनको बाद में होगा, हो सकता है कि अल्लाह करे कि उनको भी ना हो और हमको भी ना हो, लेकिन उनको नहीं होना ये बात का प्रूफ नहीं है कि हमको नहीं होगा, या फिर इस उनको हुआ इस बात का ये भी प्रूफ नहीं है कि वो हमको होगा। बहरहाल वो हमारे नुकसानदायक है, आज नहीं होगा लेकिन 10 साल के बाद होगा, 15 साल के बाद होगा, जब भी होगा, लेकिन वो हो सकता है। इससे हमको बचने की जरूरत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है, आयत को मैं यहाँ पे भूल रहा हूं माजरत, लेकिन फरमाता है कि वो चीजें जो आपके लिए नुकसानदायक है वो भी अगर आप ज्यादा करते हैं तो वो आपके ऊपर हराम है, ठीक है। इतनी बात मैं आपके सामने रखूंगा। बेसिकली हमको कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, मजीद प्रोग्राम्स हम लोग इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैडम आपके वास्ते भी यहाँ पर ओपन है, आप जब भी कोई प्रोग्राम करना चाहें हमारे खवातीन के वास्ते तो आप बिल्कुल करिए। अवेयरनेस है बेसिकली आपको जाने कि कैंसर होता कैसा है और कैंसर अब नहीं होता। आपका ये अवेयरनेस आज के वास्ते नहीं है, आपके 20 साल के वास्ते है, आपके अगले जनरेशन के वास्ते है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया में डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, और लोग सबसे ज्यादा माना यह जाता है, सबसे ज्यादा इंडिया में डायबिटीज इसलिए कॉमन है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा खाने वाली चीज है वो राइस है, ठीक है। और राइस से हमारी भूख मिटती बल्कि इंडिया के पॉपुलेशन में है, वो इंडिया के जीन्स में है। ये जीन्स क्या होते हैं? राइस को खाते 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 उनका जो भूख है ना, ठीक है, वो भूख का सिग्नल राइस से लिंक हो जाता। मालूम है आप लोगों को? मालूम है मेरे को परहेज बोले लेकिन कितना भी खाए जब तक चावल नहीं खाते भूख नहीं मिटती, ठीक है। ऐसा होता ना, अगर सपोज परहेज होता भी है तो ऐसा होते होते क्या होगा, 100 साल के अरसे में, 100 साल के अरसे में हमारे जीन्स में ये चेंजेस आ गए, ये चेंजेस आ गए कि हम बहुत जल्दी जो है ना राइस खाने की वजह से हम बहुत जल्दी डायबिटीज के शिकार हो जा रहे हैं। 8 साल के बच्चे को डायबिटीज हो जाता, ठीक है, 22 साल के बच्चे को डायबिटीज हो जाता, 60 साल की उम्र में होता है तो चलो भाई अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्र है, फिर जो है ना बॉडी कभी ना कभी थक जाती है, सेल्स थक जाते हैं वगैरह, ठीक है। ये जो चेंजेस आए हैं 100 साल की उम्र में ज्यादा राइस खाने की वजह से पॉपुलेशन के अंदर भूख से लेके जीन के चेंजेस है, इसे थ्रिफ्टी जीन्स कहते हैं। ये एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज अ स्टडी कॉल्ड थ्रिफ्टी जीन्स, और वो ये बोलते हैं कि एक कौम में, कबीले में 100 साल के बाद चेंजेस आ गए।
अब हमको क्या करना है, अगर हमारे जनरेशन में किसी को जो है ना डायबिटीज नहीं आना है तो चावल बंद करना है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस आज के वास्ते है क्या? नहीं है। मेरे और आपके वास्ते 10 साल के वास्ते, 15 साल के वास्ते, 20 साल के वास्ते, अगला जनरेशन को बचाने के वास्ते है, ठीक है। हम कैसा अपने वेस्ट को बचाएंगे, हम वैक्सीनेशन कैसा कराएंगे, टीका वगैरह लगाएंगे, अवेयरनेस करेंगे ताकि हमारा अगला जनरेशन सेफ रहे और हमको जो है ना अभी के लिए अवेयर रहे। इसी हैसियत में जो है ना हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखें। प्राइम स्कूल ऑलवेज जो है ना इन बातों पे ज्यादा फोकस करता है कि वो चीजें जो हमारे बच्चों को भी और हमारे पेरेंट्स को भी और हमारे समाज को भी उनको अवेयर करने वाली होगी, हम ये समझते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी है। उस हैसियत में हमारी जितनी भी सकत, जितनी भी हमारी हैसियत में हम वो करते हैं। इस हैसियत में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम था। मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, खासतौर पे रोमान सर का, जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर 2 दिन पहले ही सर से मिले थे। फिर हम डॉक्टर रविंद्रनाथ सूरी साहब के बाद मशहूर है, शैलजा मैडम है और फिर रोहित सर है कि हमारे साथ आप लोग जुड़े और ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम